इसके हम लास्ट 6 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड एडिशन मेरे पास है, आप इसमें फोर्थ फिफ्थ एडिशन भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है, सबसे पहले किसी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन आती है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोडायनामिक्स? इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम कहते हैं किसको है? ये आपके पास मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। जो मैकेनिक्स फील्ड है ना फिजिक्स की, उसकी एक ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्जेस को डील करते हैं। इलेक्ट्रो इज फॉर चार्ज एंड डायनामिक्स इज फॉर मोशन। तो इट मीन्स कि इसमें हम मूविंग चार्जेस को डील करते हैं या स्टडी करते हैं, और ये मूविंग चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर और चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब हमारे पास जो फील्ड ऑफ फिजिक्स बनती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इट मीन्स इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मूविंग चार्जेस इंटरेक्टिंग विद मैग्नेटिक फील्ड और अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। मूविंग चार्जेस, और वो जो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं या फिर और चार्जेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो मेरे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव। चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, तो इट मींस दे विल बी मूविंग ड्यू टू सम फोर्स। मोशन जहाँ होती है मैकेनिक्स में मैंने पढ़ा है, वो किसी फोर्स की वजह से होती है। तो इट मींस अगर चार्जेस यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो वो किसी फोर्स की वजह से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली वो फोर्स मेरे पास जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ डायरेक्टली जाने से पहले हम थोड़ा सा बेस बनाएंगे, और वो बेस क्या है कि हम थोड़ा ओम्स लॉ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। जब जब भी मेरे पास चार्जेस मूव करते हैं तो आई नीड टू पुश दोज चार्जेस। मुझे कोई पुश चाहिए उन चार्जेस को मूव करने के लिए, और वो पुश जो है वो मेरे पास, लेट सपोज उस पुश को मैं एफ से डिनोट करती हूँ। पुश इज सम फोर्स ना, तो उसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रही हूँ। देखिए आपको स्मॉल एफ नजर आ रहा है ना, तो उसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रही हूँ। और जो चार्जेस मेरे पास मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चार्जेस जब मूव करते हैं तो वो चार्जेस मेरे पास करंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको मैं करंट बोलती हूँ, ठीक है। चार्जेस पर यूनिट टाइम को मैं करंट बोल देती हूँ। अब अगर उस करंट को मैं किसी एरिया में ले रही हूँ, स्पेसिफिक एरिया में ले रही हूँ ना, आई को अगर मैं किसी स्पेसिफिक एरिया में ले रही हूँ, तो मेरे पास जे बन जाता है। जे इज करंट डेंसिटी। तो इट मीन्स चार्जेस या करंट डेंसिटी, ये कोई अ, अलग चीजें नहीं है, ये सेम ही चीजें हैं। चार्जेस को जब आप पर यूनिट टाइम लोगे तो वो करंट हो जाएगी, और जब उस करंट को आप पर यूनिट एरिया लोगे तो वो आपके पास करंट डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स जो करंट डेंसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग, ठीक है। तो मेरे पास जो जे है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एफ। अब इधर देखिए, मैं स्मॉल एफ क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि दिस इज एनी फोर्स। अभी मुझे नहीं पता ये क्या फोर्स है, दिस इज सर्टन फोर्स विच इज मेकिंग द करंट या करंट डेंसिटी टू फ्लो, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं विद सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे मेरे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो सिग्मा है। जे इज इक्वल टू सिग्मा एफ। ये सिग्मा क्या चीज है? ये मेरे पास एम्पेरिकल कांस्टेंट है, ठीक है। एम्पेरिकल कांस्टेंट मैं उसको बोलती हूँ जो एक्सपेरिमेंटली मेरे पास डिस्कवर हो गई हो, उसका ऐसा कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है, और मैंने उस कांस्टेंट को सिग्मा बोल दिया। अब ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी नहीं है। पिछले शायद आप पढ़ते रहे हो ईएमटी में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी आपके पास सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हो या किसके में पढ़ते हो, उसमें आप सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी को बोलते थे। यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये सिग्मा जो है ये एक्चुअली आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। कि एक मीडियम जो है वो कितना कैपेबल है चार्जेस को या करंट डेंसिटी को इसमें से पास होने के लिए, ठीक है। अब ये कंडक्टिविटी वही कंडक्टिविटी है विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये कंडक्टिविटी इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये आपके पास वही पुरानी चीज है जो रेजिस्टिविटी हम कहीं बचपन में पढ़ते हैं ना एफएससी में। तो ये कंडक्टिविटी उसी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। रेजिस्टिविटी को अगर मैं रो से डिफाइन करूंगी तो कंडक्टिविटी मेरे पास सिग्मा के इक्वल आ गया। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा, ठीक है। ये आपके पास ये थर्ड लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आप देख सकते हो बुक में। इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा इन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं
वो आपके पास क्या होता है कि उनकी कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट, उनकी जो कंडक्टिविटी है ना वो इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन जनरली आपकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की वो 10⁻²² फैक्टर जो होता है ना ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻² होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए। लेकिन अगर आप किसी बहुत ही परफेक्ट कंडक्टर की बात करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। अब यहाँ पे आप देखिए इस फोर्स को ना मैंने स्मॉल फोर्स का हुआ है कि मेरे पास जो करंट डेंसिटी है वो मेरे पास प्रोपोर्शनल है टू सर्टेन फोर्स। दिस फोर्स कैन बी एनी फोर्स, ये फोर्स जो है ये आपके पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, या आपके पास कोई केमिकल फोर्स भी हो सकती है, या आपके पास कोई एनी फोर्स, इट कैन बी एनी फोर्स। लेकिन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये फोर्स मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। जो एफ है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? ये आपके पास वो फोर्स होती है चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जर्ट होती है, ठीक है। और ये जो फोर्स होती है ये मेरे पास इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, जिसको मैं लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलती हूँ। कहाँ पे मैं बोलती हूँ इसको लॉरेंट्ज फोर्स? मैं आपको कहाँ से दिखाऊं? एक मिनट, मैं आपको इधर से बता सकती हूँ। लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये मेरे पास इक्वल होती है एफ, मुझे राइटिंग बहुत स्लो हो रही है इस पे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये एफ जो है ना ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्यू ई ये कौन सी हो गई है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई है, ठीक है, प्लस क्यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट, वी क्रॉस बी, ठीक है। और ये मेरे पास हो गई है मैग्नेटिक फोर्स। तो इट मीन्स कि ये जो लॉरेंट्स, इसको मैं लॉरेंट्स फोर्स भी बोलती थी, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होती है आपके पास। तो यहाँ पे जो मेरे पास चार्जेस मूव कर रहे थे वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या लोरेंट्स फोर्स की वजह से मूव कर रहे थे। अगर मैं क्यू को कॉमन करती हूँ ना दोनों साइड से, दोनों क्वांटिटी से, और फिर दूसरी साइड पे डिवाइड कर लेती हूँ तो मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ये कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। विल बी इक्वल टू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये मेरे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इट इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक छोटा सा चार्ज है ना, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो मेरे पास है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय क्यू को मैं वो स्मॉल एफ कह देती हूँ, ठीक है। स्मॉल एफ इज नाउ इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय क्यों? इट मीन्स कि वो जो मैं बोल रही थी ना आपको जनरल फोर्स है, जनरल फोर्स है, वो ये फोर्स हो गई है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, वो ये फोर्स हो गई है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये कौन सी फोर्स है? ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये वाज इक्वल टू सिग्मा एफ, ये जो इक्वेशन है ना इसमें मैं स्मॉल एफ की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, ये ठीक है, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई क्यू करके, तो वो ये फॉर्म आ जाएगी 7.2, ठीक है। नहीं समझ आई इसकी तो फिर मुझसे पूछ लेना कि ये क्वेश्चन कैसे आई है। यहाँ पे मैंने सिंपल स्मॉल एफ को पुट किया कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय क्यू के इक्वल, और कैपिटल एफ की मैंने वैल्यू पुट की है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी की,
ठीक है। अब अगर मेरे पास ये जो चार्जेस है ना, सपोज इनकी इतनी वेलोसिटीज नहीं है, ठीक है, सपोज मैं इनकी वेलोसिटीज जो है वो स्मॉल कंसिडर करती हूँ, तो ये जो सेकंड टर्म है v क्रॉस b, इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, ये नेग्लिजिबल है। तो आपके पास जे नाउ बिकम इक्वल टू सिग्मा ई। जे अब मेरे पास करंट डेंसिटी है, सिग्मा मेरे पास कंडक्टिविटी, ई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इट मीन्स कि जो करंट डेंसिटी है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो ना, तो उतनी आपके पास करंट डेवलप होगी, करंट डेंसिटी डेवलप होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हो तो यू हैव लेस करंट डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हो तो यू हैव ग्रेटर करंट डेंसिटी। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कंडक्टर में अगर आपको करंट फ्लो करवानी है तो यू नीड टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडक्टर। ठीक है, और फिर ये जो करंट है ये डिपेंड करती है उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे भी। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है, ये जो सिग्मा है ये मुझे बताता है जिस तरह से इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जैसे डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे, एग्जैक्टली कंडक्टिविटी भी शेप एंड साइज एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कॉपर होगा तो उसकी एक कंडक्टिविटी होगा, अगर आयरन है तो उसकी कोई और कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम है तो उसकी कोई और कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और शेप एंड साइज मतलब लेंथ और उसकी एरिया वगैरह पे भी डिपेंडेंसी होती है कंडक्टिविटी की। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 7.3, इसको मैं बोलती हूँ ओम्स लॉ। ठीक है, इससे पहले आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा था वो आपके पास V इज इक्वल टू आई आर था, मैं उससे आपको रिलेट भी करके दिखाऊंगी अभी। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ओम्स लॉ में पढ़ूंगी, मेरे पास J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, और इसको आप थॉरली देखो और अंडरस्टैंड करो, नहीं समझ आती तो फिर मुझसे पूछो। फिर इसके बाद आगे है मेरे पास कुछ रेजिस्टिविटी दी हुई है कंडक्टर्स की और सेमी कंडक्टर्स की। आप इधर से देख सकते हो कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ग्रेटर है, और जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनकी यू कैन से वो बस मीडियम सी है, और इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, 10⁻5, 10⁻11, 10⁻14। ये देखिए इनकी पॉजिटिव पावर्स हैं इंसुलेटर्स की, लेकिन कंडक्टर्स की पावर्स देखिए सारी नेगेटिव है। इट मीन्स कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी लो, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई। जबकि ये जो सेमी कंडक्टर है इनकी रेजिस्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपके पास जर्मेनियम हो गया, वाटर हो गया, ये एटलीस्ट ये जो इम्पोर्टेंट होती है ये आपको यू शुड बी फेमिलियर ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, या दीज वैल्यूज। अब इधर मेरे पास ये तो हो गया था ओम्स लॉ, ठीक है, और हमने थोड़ा सा रेजिस्टिविटी बता दिया था। लेकिन एक बात है, मैंने बेसिक जो मेरे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स है या जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, उसमें मुझे एक बात मैंने वहां सीखी थी कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड परफेक्ट कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, ये बात मैंने वहां से, क्योंकि उनके सारे चार्जेस जो हैं वो आउटर सरफेस पे रिजाइड कर लेते हैं, और इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल आउट हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड परफेक्ट कंडक्टर इज जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इट मींस के करंट इनसाइड अ परफेक्ट कंडक्टर इज जीरो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो E इज इक्वल टू सॉरी J इज इक्वल टू सिग्मा E आ गया। तो ये अगर मैं परफेक्ट कंडक्टर्स की बात करती हूँ तो ये जो J इज इक्वल टू सिग्मा E है ये मेरे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, और E इज इक्वल टू J बाय सिग्मा जो है ये मेरे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर परफेक्ट कंडक्टर इट मीन्स कि सरफेस पे करंट फ्लो करती है ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, जबकि आपके पास रेजिस्टर्स में या जो जिनकी कंडक्टिविटी लो होती है उनमें ऐसा केस नहीं होता। इसके बाद एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम थोड़ी देर में करते हैं, नीचे मैं ये टॉपिक कर लेती हूँ। अब आप आ जाओ, ये इक्वेशन आपने देखी होगी V इज इक्वल टू आई आर, ये वो इक्वेशन है ओम्स लॉ फेमिलियर हो जिससे आप। ठीक है, इसमें अब देखिए V जो है ना ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, I इज करंट एंड R इज एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो आप ये जो इक्वेशन आपके पास J इज इक्वल टू सिग्मा E एंड V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। ये जो दोनों इक्वेशंस है ना इसमें आपके पास जो J है विच इज करंट डेंसिटी, ये आपके पास प्रोपोर्शनल टू करंट है।
ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल की समझ आती है। सिमिलरली जो आपके पास सिग्मा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल टू, अच्छा मैं इक्वल नहीं बोल रही, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 over रेजिस्टेंस। इसी तरह आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू V या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करते हो, इट मीन्स आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट मीडियम ज्यादा करते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास पहले जो इक्वेशन थी, V इज इक्वल टू आई आर, और अब जो इक्वेशन आ गई है J इज इक्वल टू सिग्मा रो, दीज आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, इनमें कोई सच कोई नई बात नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात की हुई है। यस, मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है ना, हम मैग्नेटोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं, ये तो आई गेस आप पढ़ चुके होंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स मीन्स कि जहाँ पे करंट्स आपके पास स्टडी करंट्स होती हैं, ठीक है, करंट्स आर नॉट चेंजिंग, करंट्स आपके पास यूनिफॉर्म होती हैं, तो हम उस सिचुएशन को मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं। वहां पे मेरे पास ये इक्वेशन क्या फॉर्म लेती है, ये इज इक्वल टू सिग्मा जे। अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो ना, इज इक्वल टू सिग्मा जे का डाइवर्जेंस लेते हो, तो आपके पास वो डाइवर्जेंस ऑफ ई विल बिकम जीरो, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपके पास ई डाइवर्ज नहीं होता। डाइवर्जेंस की समझ आती है, डाइवर्ज, स्प्लिट आउट, ब्लास्ट जो हो जाती है कोई चीज, ठीक है, डाइवर्ज जो हो जाती है। तो जो ई है उसकी डाइवर्जेंस अकर नहीं होती मैग्नेटोस्टैटिक्स में, क्योंकि यूनिफॉर्म करंट्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट ब्लास्टिंग आउट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। तो वो चूंकि नहीं होती, ये सिग्मा डॉट, सॉरी, डेल डॉट ई जो है वो आपके पास जीरो होता है, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। 1/सिग्मा डेल डॉट जे भी आपके पास फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, फॉर स्टडी करंट्स, ये आपके पास जीरो हो जाएगी। और वैसे भी आप देख लो, देखो स्टडी करंट्स है, तो इट मीन्स के करंट्स आर नॉट चेंजिंग। इफ करंट्स आर नॉट चेंजिंग, तो जे कैसे चेंज हो सकता है, जे कैसे डाइवर्ज हो सकता है, वो भी यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा विद लैप्लाशियन वो भी जीरो होगा, और ई का भी डॉट प्रोडक्ट विद लैप्लाशियन जीरो होगा। इसके बाद जो है फिर थोड़ा सा बीच में मैं एग्जांपल्स को स्किप कर रही हूँ गैस, ये मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, एंड में ना फिर मेरे पास इन्होंने कुछ वो किया हुआ है, ये पावर फाइंड आउट की हुई है कि आपके पास जब चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तो उसमें तो एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करना है। ठीक है, तो मटेरियल में चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसने आसपास वालों के साथ कोलाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जो फोर्सेस अकर हो रही है, जो फोर्सेस वर्क डन कर रही हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कर रही है, वो आपके पास कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, क्यों, ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कुछ वर्क डन कर रही है, ड्यू टू कोलिजन या ड्यू टू दैट वर्क डन मेरे पास हीट क्रिएट हो रही है, और वो जो हीट है वो मेरे पास आई वी की इक्वल होगी। ठीक है, जिसको मैं पावर डिसिपेशन भी बोलती हूँ, या फिर वो आई आई स्क्वायर आर की इक्वल होगी, और इस लॉ को फिर मैं जॉल हीटिंग लॉ भी बोलती हूँ। ठीक है, गर्ल्स इसमें जो एग्जांपल 7.1 है और 7.2 है, इसको आप एज अ होमवर्क ले लो, इट इज वेरी सिंपल, ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, सारा का सारा सॉल्व हुआ है। 7.1 में क्या कि आपको एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टर दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन है आपके पास। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो फाइंड करना है वो आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो एट इट्स एंड, दो एंड्स है, इस एंड्स के बीच में आप करंट फाइंड कर रहे हो। तो करंट मेरे पास करंट डेंसिटी से I इज इक्वल टू जे ए की इक्वल होती है, जे एक्चुअली मेरे पास I डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होता है, तो I बिकम इक्वल टू जे ए। जे जो है अब मैंने अभी पढ़ा है ओम्स लॉ में कि जे जो है वो सिग्मा ई के इक्वल होता है। ठीक है, और ए उसी तरह रह गया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फिर आप चूंकि ई जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल भी होता है, वी डिवाइडेड बाय एल के इक्वल। तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, वी डिवाइडेड बाय एल, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक नजर खुद भी देख लो, तो ये आपके पास करंट आ गई, सिग्मा ए वी डिवाइडेड बाय एल। नेक्स्ट फिर आपके पास एक दो सिलेंडर्स है, ठीक है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक का रेडियस ए है, दूसरे का बी है, और दोनों के बीच में जो मीडियम है
उस मीडियम की या उस मटेरियल की कंडक्टिविटी सिग्मा के इक्वल है। अगर इसको आप पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो इस स्ट्रक्चर को, तो वो आपके पास वी पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, दोबारा से करंट फाइंड करना है बोथ एंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जो गिवन है ना, इधर मुझे कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरे पास गर्ल्स आई होप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू आपने स्टार्ट में पढ़ी होगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इनटू एस, ठीक है। एस जो है वो मेरे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस टू सिलेंडर्स, एस मेरे पास वो डायरेक्शन है। फिर इसके बाद करंट को फाइंड करने के लिए अगेन आप करंट मेरे पास जे ए के इक्वल होगा, बट ए इधर मेरे पास एस एच नहीं है, यहाँ मेरे पास जो करंट है वो इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो फिर मेरे पास ए भी जो है वो डी ए होगा। इट मीन्स कि आप आई को इंटीग्रेट करोगे, जे को इंटीग्रेट करोगे अलॉन्ग डी ए, ठीक है। फिर जे की वैल्यू पुट कर दोगे, जे मेरे पास अभी जो सिग्मा ई के इक्वल है, सिग्मा बाहर आ गया क्योंकि सिग्मा में कोई सिग्मा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो बाहर आ गया, ई जो है वो इंटीग्रल के अंदर रहेगा, ई की वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है आपके पास, अच्छा ये बाकी चीजें वही रहेंगी, लेकिन गर्ल्स यहाँ पे ये जो डी ए को जब आप इंटीग्रेट करोगे थ्रू आउट द होल सर्फेस, तो एक्चुअली आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने एल पुट कर दिए, यस, इंटीग्रल इज ओवर एनी सरफेस एनक्लोज्ड। करंट की वैल्यू आ गई है। अब जब करंट की वैल्यू आ गई है तो फिर आपने पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे, पोटेंशियल, अच्छा करंट की वैल्यू आ गई है, अब पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करो। पोटेंशियल मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को फिर फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट दूसरी साइड पे जाके इंटीग्रल बन जाता है ना। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरी साइड पे आ गया ग्रेडियंट, तो वो इंटीग्रल बन गया, ठीक है। और ये डी एल लेंथ है, ये जो एल है, ठीक है, ये एस पे अप्लाई होना है, ठीक है, इधर एस पे अप्लाई होना है, क्योंकि एस डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए मेरे पास एल एन ऑफ एस आएगा या एल एन ऑफ एल आएगा। फिर आप लिमिट्स पुट करोगे ए एंड बी, तो वो एल एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो आई फाइंड किया है, ये उसी पिछली इक्वेशन को, ओके, ये जो आई फाइंड किया है ना, ये वाला आई, ये v इज इक्वल टू आई आर से फाइंड किया है, ठीक है। आर मेरे पास कहाँ से आ गया इसमें, आर मेरे पास ये सारी टर्म है, ठीक है, लेकिन इस टर्म का इनवर्स है, यस। गर्ल्स इसको थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये जो स्टेप आपके पास यहाँ से जो करंट आ गई है, ये जो वोल्टेज आ गई है, और ये दोबारा से जो करंट आ गई है, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस को भी बीच में इन्होंने फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। इसको इसको थोड़ा वर्कआउट करो इस पे और ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। फिर जो सॉल्व करता है मेरे साथ शेयर करें, मैं बताती हूँ कि ये फिर कैसे हुआ है, ठीक है। ये आपका ओम्स लॉ इधर खत्म हो गया, नेक्स्ट फिर आपका दूसरा टॉपिक है, और वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।